के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेवनली डीमन सेक्ट के हेवनली किंग लियो को नांदाव सेक्ट के मास्टर ने घायल कर दिया, जिसके चलते किंग लियो की मौत हो गई। तो किन्मो ने फैसला लिया कि वो नांदाव सेक्ट का सत्यानाश करके ही एल्डर लियो का रिवेंज लेगा, जिसके चलते वो बारबेरियन नेशन के बायसाव का फॉर्म लेकर नांदाव सेक्ट के गेट को ब्लॉक कर देता है। उसने 1000 पगोड़ा का लॉस्ट ट्रेजर दाव पर लगा दिया था, जिसके चलते नांदाव सेक्ट के कई सारे डिसाइपल उसे चैलेंज करने लगे। हालांकि उन सबका एक ही अंजाम हुआ था, जो कि है मौत। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नांदाव सेक्ट का अरीना दिखाया गया, जहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी थी। इस भयानक नजारे को देखते साथ ही मास्टर सन नांदाव क्राउन प्रिंस को बताने लगा कि मैंने लियोलान गोल्डन पैलेस के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वो लोग अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डार्क आर्ट का इस्तेमाल करते। मुझे तो लगा था कि ये लोग बस डार्क मैजिक में ही माहिर होंगे, लेकिन इनके पास तो काफी अच्छी कॉम्बैट स्किल्स हैं। इस अकेले बंदे ने ही मेरे न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स का खात्मा कर दिया। अगर ये मामूली सा बंदा ही इतना ज्यादा पावरफुल है, तो इसे यहाँ भेजने वाला मास्टर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ये तो बस एक कठपुतली है, मगर इसे नचाने वाला कोई और। जो सुनकर क्राउन प्रिंस उससे पूछने लगा कि ग्रैंड प्रिसेप्टर आपका एग्जैक्टली मतलब क्या है? कहीं आपको शक तो नहीं हो रहा कि यहाँ पर लियोलान गोल्डन पैलेस के और भी लोग मौजूद हैं? जिस पर सन नांदाव कहता है कि हाँ, ये बात मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता। अगर मैं चाहूँ तो इस लड़के को आसानी से मार सकता हूँ, मगर मुझे डर है कि इसका अंजाम काफी ज्यादा भयानक होगा। सो अब अगर हमें इस मैटर को पूरी तरह से सुलझाना है, तो हमें उन सभी लोगों को मारना होगा जो कि इस बंदे का साथ दे रहे, और उसके लिए हमें इसके अड्डे तक पहुँचना होगा। तभी जाकर वो सभी लोग हमारे हाथ लग जाएंगे। फिर तो हम एक ही बार में उन सभी को निपटा सकते। और उतने में सन नांदाव ने सीधा अरीना में छलांग लगा दी। उसने आते साथ ही किन्मो पर हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया था। वो कह रहा था, लड़के आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे नांदाव सेक्ट के 1000 पगोड़ा को हाथ लगाए? आज तूने यहाँ पर 2 क्राइम्स को कमिट किया है। पहला तो ये कि तूने हमारे सीक्रेट आर्टिफैक्ट को हाथ लगाया, और दूसरा ये कि मेरे नांदाव सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स का खात्मा कर दिया। बता जल्दी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे नांदाव सेक्ट से पंगे ले? और उतने में किन्मो से एकदम कूल अंदाज में कहने लगा कि मेरे ख्याल से आप इस नांदाव सेक्ट के मास्टर होंगे, मगर आपने तो यहाँ आते साथ ही मुझ पर काफी घिनौने इल्जाम लगाए। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर फाइट करने नहीं आया था, और ना ही मैंने जानबूझकर आपके गेट को ब्लॉक करके किसी को खत्म किया। मैं तो बस यहाँ पर एक पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर उस बंदे को देने आया हूँ जो इसके काबिल हो। ये बुद्धिज्म का ट्रेजर हमारे बारबेरियन नेशन के लोगों के काम नहीं आने वाला। आफ्टर ऑल हम लोग डार्क आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्रेजर उसके असली वारिस तक पहुँचाया जाए। मेरे किन्मो की बातें सुनकर सन नांदाव जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके खून में तो मानो आग लग गई थी। और उतने में ही सन नांदाव के डिसाइपल क्राउन प्रिंस की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो वहाँ आते साथ ही किन्मो से कहने लगा कि शायद तुम बारबेरियन नेशन के बायसाव हो। अगर तुम वाकई ये सीक्रेट ट्रेजर हमें देना चाहते हो, तो जल्दी से इसकी कीमत बताओ। वहाँ मौजूद हर एक बंदा उस क्राउन प्रिंस के सामने अपना सिर झुका रहा था, और वहीं पर ड्यूक भी समझ गए कि मसला तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। इधर क्राउन प्रिंस किन्मो से कह रहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं खरीद नहीं सकता। जल्दी से इस ट्रेजर की कीमत बता और उसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर किन्मो से काफी गुस्से से घूर रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर ये क्राउन प्रिंस खुद को क्या समझता? क्या ये पूरी दुनिया इसके बाप की जागीर है? और फिर किन्मो ने अपनी मांगे रखना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि इस 1000 पगोड़ा के बदले मुझे 100 वर्मिलियन वॉरशिप और उसके साथ 100 अज़ूर ड्रैगन की स्काई चैरियट चाहिए। जैसे ये सारा मटेरियल मुझे मिल जाए, हमारी डील पक्की हो जाएगी। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि वर्मिलियन वॉरशिप और अज़ूर ड्रैगन स्काई चैरियट ये तो मिलिट्री के वेपन्स हैं, जिन्हें सिर्फ जंग में ही इस्तेमाल किया जाता। अगर हमने तुम्हें ये सारा मटेरियल प्रोवाइड किया, तो हो सकता है तुम उसी का इस्तेमाल करके हमारे राज्य पर अटैक करोगे। तो अब बताओ, क्या तुम ऐसी वाहियात मांग रख के मेरा मजाक उड़ा रही हो? जिस पर किन्मो कुल अंदाज में बताने लगा कि मैं तो बारबेरियन नेशन से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पर कोई कस्टम या रूल को फॉलो नहीं किया जाता। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने एक भारी कीमत मांगी, तो भूल जाओ, यूँ समझ लो कि मैंने मजाक किया था। वैसे भी मैं यहाँ पर कोई भारी रिवॉर्ड लेने नहीं आया था। अगर इस 1000 पगोड़ा के लायक कोई बंदा मिल गया, तो मैं इसे फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट ये पगोड़ा तो मेरी तरफ से उस महान बंदे के लिए गिफ्ट होगा। बस मैं चाहता हूँ कि वो बंदा मुझे 1-on-1 ड्यूल में फेयरली हरा दे। इसमें कोई गद्दारी नहीं की जानी चाहिए। तो चलो अब बताओ, क्या किसी में दम है जो मुझे हरा पाएगा? यहाँ पर किन्मो की ऑरा से ही वो पूरा इलाका शेक हो गया था, जिसके बाद वो अपने 1000 पगोड़ा को दोबारा से कलेक्ट करते हुए कहने लगा कि आज तो काफी ज्यादा देर
देर हो गई। मेरे ख्याल से अब मैंने घर के लिए निकलना चाहिए, मगर कल मैं दोबारा से वापस आने वाला हूँ। अगर किस्मत अच्छी रही तो कल ही इस 1000 पगोड़ा का सक्सेसर मिल जाएगा। जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस और सन्नांदा को ग्रीट करके बड़ी स्टाइल के साथ वहाँ से निकल पड़ा। इनमें से तो किसी में भी इतना दम नहीं था कि किन्मो को रोक पाए, और वैसे भी ये लोग ईमानदार कहाँ ही थे। इनकी तो आदत है पीठ पर वार करना। सो आदत से मजबूर होकर सन्नांदा ने अपने डिसाइपल्स को इशारा कर दिया। ड्यूक वेई ने देखा कि अब ये डिसाइपल चुपके से उस बंदे को फॉलो कर रहे हैं। वहीं पर किन्मो के दोस्त भी पीछे हटने लगे। उन्हें पता था कि असली खेल तो अब शुरू हो चुका। इधर भोला वेई योंग अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा कि किन्मो ने मुझे बताया था कि यहाँ पर काफी जबरदस्त शो होने वाला है, मगर यहाँ की एक्साइटमेंट तो शुरू होते ही खत्म हो गई। तो ड्यूक वेई उसकी मुंडी घुमाते हुए कहने लगे कि ये देखो, शो खत्म नहीं बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। इस खेल का असली मजा तो अब आएगा। ये कमीना सन्नांदा और राइचस होने का दावा करता है, इसलिए तो उसने सबके सामने बाइसाओ को यहाँ से चुपचाप से जाने दिया। मगर अब देखो, वो कमीना अपने चमचों को लेकर उसका पीछा कर रहा। भले ही बारबेरियन नेशन के बाइसाओ ने इसके डिसाइपल्स का कत्ल किया, लेकिन ये सब तो बैटल का हिस्सा था। अगर उन डिसाइपल्स को खुद पर यकीन ही नहीं था तो उन्होंने बाइसाओ का मुकाबला ही नहीं करना चाहिए था। खैर, अब जैसे ही बाइसाओ सिटी के बाहर जाएगा, सन्नांदा उसका काम तमाम कर देगा। इस तरह से वो 1000 पगोड़ा को भी क्लेम करेगा और साथ ही साथ अपने डिसाइपल्स का भी रिवेंज लेगा। वहीं दूसरी तरफ किन्मो को पता था कि नांदाओ सेक्ट के डिसाइपल्स उसे फॉलो कर रहे। वो लोग कह रहे थे कि बस एक बार इस सिटी गेट से बाहर चला जाए, फिर तो हम सब मिलकर इसका खात्मा कर देंगे। मगर इन बेवकूफों को तो ये नहीं पता कि इनकी फील्डिंग ऑलरेडी लगा दी गई है। अब शिकारी जल्द ही शिकार बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ वेई योंग अपने ग्रैंडफादर को बता रहा था कि ये लोग जानबूझकर बाइसाओ को सिटी के बाहर मारना चाहते, ताकि किसी को भी उसकी मौत की भनक न लगे। इधर सन्नांदा को खबर मिली कि बारबेरियन फिलहाल नाइट मार्केट में जा चुका है। वेल, बेसिकली ये नाइट मार्केट सिटी से बाहर था, तो सन्नांदा भी अपने चमचों को लेकर नाइट मार्केट में पहुंच गया। वेल, यहाँ पर किन्मो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो उसे किसी चीज की खबर ना हो। मगर वहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेवनली डेमन सेक्ट के कई सारे कल्टीवेटर्स घात लगाए बैठे हुए हैं। इधर सन्नांदा अपने सीनियर डिसाइपल से कहने लगा कि पहला तो इस नाइट मार्केट में इतनी चहल पहल नहीं हुआ करती थी। शायद यहाँ के लोगों ने अपने बिजनेस को काफी अच्छे से ग्रो कर लिया। देखो तो आज यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ लगी है। वेल, इस भीड़ में छुपे हुए थे भेड़िए जो कि काफी ज्यादा शातिर हैं। वेल, यहाँ पर वो सीनियर डिसाइपल सन्नांदा को बताने लगा कि पहला तो ये जगह काफी ज्यादा वीरान थी। अक्सर तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता, मगर आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा रौनक लगी है। शायद दूसरे काउंटी के लोग यहाँ आकर कोई फेस्टिवल मना रहे होंगे। वेल, इधर मार्केट में एक डांस परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइज किया था, और यहाँ पर नाचने वाली बंदी कोई और नहीं बल्कि हेवनली डेमन सेक्ट के डांस हॉल के मास्टर लिंग्यून है। साथ ही यहाँ पर हम कुकिंग हॉल के मास्टर को भी देख पाते हैं, जो कि मोमोज की आड़ में ब्लेड को धार लगा रही थी। और अब एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाने के बाद किन्मो उसी जगह पर रुक जाता है। उतने में ही वहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई, जो देख सन्नांदा काफी ज्यादा हैरान था। पहला तो उसे ये लगा कि आतिशबाजी फेस्टिवल का हिस्सा होंगी, मगर उतने में ही शियांग उसके सामने आ गई। उसने एक प्लेट पर का कर्टन हटा दिया था, जिस पर लिखा हुआ था होली मास्टर डिसेंड हो चुके हैं, ताकि वो अपनी टीचिंग दे सके। ये देखकर सन्नांदा काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर कई सारे कल्टीवेटर्स अपनी तलवारें उठाने लगे। तब तक ड्यूक वेई और वेई योंग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। ड्यूक वेई योंग को बताने लगे कि इस पैगाम का मतलब साफ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हेवनली डेमन सेक्ट के लोग अपने मास्टर को ही होली मास्टर कह के पुकारते हैं, और इस बैनर का मतलब है कि आज उनका होली मास्टर यहाँ पर पर्सनली किसी से मिलने आ गया। वेल, देखते देखते वहाँ पर हेवनली डेमन सेक्ट के कई सारे कल्टीवेटर्स पहुँच गए, जिन्होंने चारों ओर से सन्नांदा और उसके चमचों को घेर लिया। और फिर जैसे ही किन्मो ने चुटकी बजाई, सन्नांदा के डिसाइपल्स पर अटैक होना शुरू हो गए। बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उनका खात्मा किया जा रहा था, जो देखते साथ ही सन्नांदा को तो 440 वोल्ट्स का झटका लग गया। उसे समझ आ गया था कि भाई इनके साथ तो गेम हो गया। वहीं पर हम कुकिंग हॉल के मास्टर को देख पाते हैं, जो कि नांदाओ के डिसाइपल को इस तरह से काट रही थी कि मानो मुर्गियों को काट रही हो। साथ ही साथ यहाँ पर हम सोड हॉल के मास्टर शिनसाओ को भी देख पाते हैं, जो कि बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अपनी तलवार को घुमाकर इन डिसाइपल्स का खात्मा करने लगे। न जाने कितने ही
सारे लोग ब्रूटली उनके हाथों मारे गए। वेल कुछ कल्टीवेटर्स ने मारने का काम किया और कुछ लोग इन लाशों को ठिकाने लगा रहे थे। नांदाव तो ये देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपने जिंदा बचे डिसाइपल्स को आगे भेज रहा था कि जाओ जाकर इन लोगों का मुकाबला करो। तो जैसे वो डिसाइपल आगे बढ़े, डांस हॉल की मास्टर तुरंत ही अपने रिबन्स में जकड़ते हुए उनका सत्यानाश कर देती है। वहीं पर आइस हॉल की मास्टर उन मरे हुए डिसाइपल्स को बर्फ में कैद कर रही थी। सो इस तरह से नांदाव सेक्ट पर हर तरफ से अटैक होने लगे। अरे अब आखिरी बचा था सन नांदाव। वो देखता है कि उसे तो हेवनली डीमन सेक्ट के सभी मास्टर्स ने चारों ओर से घेर लिया है। तो उसने गुस्से में आकर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक इमूवेबल जेन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर कई सारे ब्लास्ट होने लगे। और ये सब देखकर किन्मो को भी गुस्सा आ रहा था। अरे अब सन नांदाव अपने जेन फॉर्म के सभी ट्रेजर्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। वेल उस जेन फॉर्म के पास मल्टीपल हैंड्स थे और हर एक हाथ में एक यूनिक ट्रेजर थमा हुआ था। तो सन नांदाव कभी अपनी तलवार से हमला करने लगा तो कभी अपने धनुष्य से। मगर उतने में ही हेवनली डीमन सेक्ट के एक मास्टर ने जाकर सीधे उस फॉर्म के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। साथ ही साथ एक कड़ाकेदार लात में उसने उसे काफी पीछे पुश कर दिया था। और अब यहाँ पर हम हेवनली डीमन सेक्ट के सभी पावरफुल एल्डर्स और हेवनली किंग्स को देख पाते हैं, जिन्होंने चारों ओर से इस धर्मा फॉर्म को घेर लिया। उन सभी ने एक साथ मिलकर इस धर्मा फॉर्म पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिए, जिसमें सन नांदाव बुरी तरह से घायल होकर सीधे जमीन पर जाकर पटक गया। इनफैक्ट उसके वहाँ गिरने से इतना जोरदार एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे हमें हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर्स की पावर का अंदाजा लग सकता है। और अब यहाँ पर सन नांदाव जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था कि उतने में ही हेवनली किंग ने उस पर एक जोरदार स्ट्राइक हिट कर दी। वो उसे बता रहे थे कि ये अटैक था मेरे दोस्त हेवनली किंग कियान के लिए, जिसे तुमने बेरहमी से मार दिया। वेल यहाँ पर इस मास्टर की फोर्स इतनी ज्यादा भयानक थी कि सन नांदाव हवा में ही मार खाने लगा। वेल सन नांदाव पर न जाने कितने सारे अटैक करने के बाद उसे दूसरे किंग के पास पहुंचा दिया गया, जहां पर वो किंग भी अपने हाथों से इशारा करते हुए उस पर कई सारे स्ट्राइक्स हिट कर देते हैं। वो कह रहे थे कि तुमने मेरे सबसे पुराने दोस्त हेवनली किंग लियो की जान ले ली। अगर मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 1000 बार भी खत्म करूं तो भी मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। और गाइस यहाँ पर सन नांदाव की इतनी जबरदस्त धुलाई हो रही थी कि उसे लफ्जों में बयान करना इम्पॉसिबल है। वेल यहाँ पर इस हेवनली किंग ने उसके हर एक मेरिडियन को शैटर कर दिया था। उसकी बॉडी में एक भी वेन ऐसी नहीं बची जो कि एक्सप्लोड ना हुई हो, और अब उसे सीधे किन्मो के सामने फेंका गया। यहाँ पर सन नांदाव उससे पूछने लगा कि आखिर तो है कौन। और उतने में ही डिमोनिक टेक्निक एक्टिवेट होते हुए बायसाओ की बॉडी को चीरकर किन्मो उसमें से बाहर आ गया। वो काफी ज्यादा गुस्से में सन नांदाव का सिर पकड़ते हुए कहने लगा कि काश तुम हमारे हेवनली किंग्स पर अटैक ना करते। मैं जानता हूँ कि तुमने जिंदगी भर बुरे कामों को अंजाम दिया है, लेकिन तुम्हारी ये वाली हरकत जानलेवा थी। शायद तुमने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि हेवनली डीमन सेक्ट इसका हिसाब लेगा। और फाइनली किन्मो ने उसकी गर्दन की हड्डियों को चकनाचूर करते हुए सन नांदाव को एक बहुत ही भयानक मौत दे दी। वहीं पर क्लीनिंग डिपार्टमेंट ने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया। वो लोग नांदाव की लाश को हटाते हुए उसका सारा खून साफ कर देते हैं। सो गाइस ये है हेवनली डीमन सेक्ट, जो कि इस दुनिया के मेजर फैक्शंस में से एक था। ये सभी लोग आपस में इतने ज्यादा अटैच थे कि अगर इनमें से एक को भी मारा गया तो पूरा सेक्ट इसका बदला लेगा। फाइनली किन्मो ने अपना बदला ले लिया। भले ही नांदाव सेक्ट जैसे ईवल सेक्ट का सफाया करके उसे थोड़ी सी राहत मिली, मगर जो 2 हेवनली किंग्स इन लोगों के हाथों मारे गए थे वो दोबारा तो वापस नहीं आने वाले। हेवनली किंग लियो और हेवनली किंग कियान को हमेशा याद रखा जाएगा। और अब फाइनली किन्मो सबको बताने लगा। वो अपने सेक्ट के लोगों को बताने लगा कि सन नांदाव ने न जाने कितने ही सारे पावरफुल ट्रेजर्स को रिफाइन किया था, मगर ये बंदा अपने हार्ट को रिफाइन करना भूल गया। इसका पूरा की पूरा सेक्ट गलत रास्ते को फॉलो करता था। इन्होंने हमेशा खुद के फायदे के लिए दूसरों को टारगेट किया। किसी भी सेक्ट या फिर फैक्शन का फाउंडेशन कोई वेपन या ट्रेजर नहीं हो सकता, बल्कि हर एक सेक्ट की असली ताकत है उसके लोग। वेल अपने होली मास्टर की सारी बातें सुनकर डीमन सेक्ट के सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे। भले ही किन्मो एज में छोटा था, मगर उसकी समझ हर एक लिमिट को क्रॉस कर चुकी। वेल यहाँ पर वे यंग अपने ग्रैंडफादर के साथ मिलकर इस सारा तमाशा देख रहा था। हालांकि वे यंग को तो ये बात पता ही नहीं थी कि उसका दोस्त किन्मो ही डीमन सेक्ट का लीडर है। वहीं पर ड्यूक वे उसे इशारों में बताने लगे कि अब हमने यहाँ से निकलना चाहिए, मगर वहाँ से जाते हुए वे यंग की नजर पड़ी किन्मो पर। वो कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि अरे ये तो ब्रदर किन्मो है, मगर ये इन लोगों के साथ क्या कर रहा। अब उसने इतनी जोर से बात करी थी कि ड्यूक वे ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दी। उससे कहते लड़के क्या तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता? तुझे तो समझ आ जाना चाहिए था कि हम किस सिचुएशन में फंस चुके हैं। एक फैक्शन ने दूसरे फैक्शन का खात्मा कर दिया और हम दोनों ही इसके प्राइम विटनेसेस हैं। और तभी किन्मो
इन दोनों से कहने लगा कि क्यों ना थोड़ी सी गपशप हो जाए। और अब हमें हेवनली डीमन सेक्ट के 360 हॉल का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर वे योंग अपने ग्रैंडफादर के साथ पहुँच गया था। वेल यहाँ आते साथ ही वे योंग शियांग और किन्मो से पूछने लगा कि अगर तुम लोग हेवनली डीमन सेक्ट का हिस्सा थे तो फिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। वाओ, मेरा भाई किन्मो तो इन सब का लीडर है। अब वो खुश होकर किन्मो के पास जाने ही वाला था, मगर ड्यूक वेई ने उसे पीछे खींच लिया और अब किन्मो अपने होली मास्टर वाले अंदाज में सबको बताने लगा कि सन नांदाओ मर चुका है। उसी के साथ उसका नांदाओ सेक्ट भी पूरी तरह से फिनिश हो गया, मगर अभी भी कुछ जरूरी काम पेंडिंग है। जिसके बाद वो हेवनली डीमन सेक्ट के गार्डियंस को हुक्म देता है कि नांदाओ सेक्ट के हर एक सीक्रेट चेम्बर को चेक कीजिए, वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ कैद है उन सबको आजाद कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि हर एक विक्टिम को जस्टिस मिले। और उतने में टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन करते हुए हेवनली डीमन सेक्ट की गार्डियन वहाँ पर पहुँच गयी। वेल इस बंदी को व्हाइट एंजल के नाम से जाना जाता था। वो किन्मो और अपने एल्डर्स को ग्रीट करते हुए बताने लगी कि हमने नांदाओ सेक्ट के जितने भी लोगों का सफाया किया था, मैंने उन सभी की मेमोरीज को चेक किया। जब सन नांदाओ ने हमारे हेवनली किंग लियो और हेवनली किंग कियान को मारा था, उस वक्त वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे, तो मैंने उन सभी लोगों के नाम इस नोटबुक में मेंशन किए हैं। जो सुनते साथ ही किन्मो तुरंत ही उन नामों को चेक करने लगा और फिर वो गुस्से में उन सभी के नाम पढ़ने लगा। वो कहता है कि क्राउन प्रिंस के ढेर सारे सलाहकार हैं, जिनमें से युन बोशानी असैसिनेशन में शामिल था। वेल इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर नाम था क्राउन प्रिंस के गार्डियन टिंग यानजू का। तीसरे नंबर पर है क्राउन प्रिंस का जूनियर मेंटर सुई मिंगजी। चौथे नंबर पर था क्राउन प्रिंस का जूनियर ट्यूटर हे कियानशु। पांचवें नंबर पर था क्राउन प्रिंस का जूनियर गार्डियन मास्टर रो पियाओ। और सबसे आखिरी नंबर पर था यांगकांग का क्राउन प्रिंस लिंग यूशिया। वेल क्राउन प्रिंस का नाम सुनते साथ ही ड्यूक वेई काफी ज्यादा पैनिक हो गए और वहीं पर किन्मो भी अपने तख्त से उठ गया था। वो अपने सभी लोगों को हुक्म देता है कि एक सही मौके का इंतजार करो और मौका मिलते साथ ही इन सभी लोगों का खात्मा कर देना। वेल ये सुनकर तो ड्यूक वेई का मुंह खुला रह गया, क्योंकि किन्मो ने काम ही ऐसा किया था। उसने यांगकांग के क्राउन प्रिंस लिंग यूशिया की मौत का फरमान जारी कर दिया। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर तो काफी ज्यादा भयानक और बेफिक्रा है। पता नहीं इसके पास इतना सॉलिड जिगरा कहाँ से आ गया। देखा जाए तो सन नांदाओ हमारे इंपीरियल कोर्ट का ऑफिशियल था और ये बाकी के 6 लोग भी फर्स्ट रैंकिंग वाले कोर्ट ऑफिशियल्स हैं और इन सबके ऊपर आता है क्राउन प्रिंस लिंग यूशिया। क्या ये किन्मो वाकई क्राउन प्रिंस को खत्म कर देगा? और अब ड्यूक वेई देखते हैं कि किन्मो तो उसे भी घूर रहा है, तो तुरंत ही किन्मो को बताने लगे कि सेक्ट लीडर आप तो जानती हो कि मेरी आवाज काफी ज्यादा बुलंद है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्लानिंग किसी के सामने ना बकूं। जिस पर किन्मो कह रहा था कि आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर आज आपको कोई बात पता चली तो अगले ही दिन पूरे कैपिटल के लोग उस बात को जान जाएंगे। वेल मैं ये तो नहीं बोल रहा कि इसमें आपकी गलती है, मगर बुलंद आवाज को दबाया नहीं जा सकता। खैर मैं भी भावनाओं में इतना ज्यादा बह गया कि मैंने अपनी सारी प्लानिंग आपके सामने ही रिवील कर दी। अब तो आप गलती से मेरे सारे सीक्रेट जान चुके हो। आपको ये भी पता है कि अगले कौन से 6 लोग मारे जाएंगे। माफ कर दीजिए मैंने आपको यहाँ से बाहर नहीं भेजा, लेकिन अब आप ना चाहते हुए ही हमारी इस प्लानिंग का हिस्सा बन गए। मेरा यकीन कीजिए आपको इस प्लान में शामिल करके मुझे दिल से बुरा लग रहा, मगर किन्मो के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। उतने में ही ड्यूक वेई पैनिक होते हुए कहने लगे कि ना मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैं वेई योंग की कसम खाता हूँ कि मुझे आपके प्लान के बारे में कोई आइडिया नहीं। यानी कि इस बंदे ने अपने पोते की ही झूठी कसम खाई। तो किन्मो से कहता है कि ड्यूक वेई मैं जानता हूँ कि आप पूरी तरह से सच बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपके कानों ने अचानक से मेरी बातें सुनना बंद कर दी। खैर मुझे तो आप पर पूरा यकीन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हेवनली डीमन सेक्ट के कल्टीवेटर्स आप पर यकीन करेंगे। वेल अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये तो ड्यूक वेई को समझ नहीं आ रहा था। किन्मो ने तो काफी चालाकी के साथ उन्हें चारों खाने चित कर दिया और फिर किन्मो ड्यूक वेई से कहने लगा कि हमने अपने सेक्ट के 2 बड़े ही ग्रेट हेवनली किंग्स को खो दिया है। वो दोनों एल्डर्स हमारे सेक्ट के इम्पोर्टेंट पिलर्स थे, मगर आप चाहो तो हमारे सेक्ट के हेवनली किंग की पोजीशन को संभाल सकते हो। इधर ड्यूक वेई देखते ही कि उन्हें चारों ओर से घेरा जा रहा, तो ड्यूक वेई हेजिटेट होते हुए कहने लगे कि मैं तो यांगकांग की इंपीरियल कोर्ट की एक ऑफिशियल पोजीशन संभाल रहा हूँ। उन्हीं कामों से मैं थक जाता हूँ, तो भला मेरे पास टाइम कैसे रहेगा कि मैं आपका हेवनली किंग बन जाऊँ।
तो किन्मोन से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारा हेवनली डीमन सेक्ट काफी ज्यादा रिलैक्स रहता। इनफैक्ट मैं तो इस सेक्ट का लीडर हूँ, लेकिन मेरे जैसा बेफिक्रा बंदा यहाँ पर कोई नहीं होगा। ये बात तो मैं आपको पूरी गारंटी देकर बता सकता हूँ कि हमारी जितना वेल्ला इस दुनिया में कोई नहीं। अभी ऐसा इंसिडेंट हो गया इसलिए मुझे भी यहाँ पर आना पड़ गया। वैसे मैंने नोटिस किया कि इस दुनिया ने हमारे होली सेक्ट को लेकर काफी सारी गलत फहमियाँ पाल के रखी। उनकी सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो वो लोग हमारे असली नाम से हमें नहीं पुकारते। हमारा रियल नाम तो है होली सेक्ट, मगर फिर भी हमें हेवनली डीमन सेक्ट के नाम से बदनाम किया गया। लोगों का मानना है कि हम लोग कोल्ड ब्लडेड किलर्स हैं, जो किसी पर रहम नहीं दिखाते। जो हमारे सामने आया हमने उसका सफाया कर दिया। वेल, किन्मो की बातें सुनकर ड्यूक्वी को छोड़कर सभी लोग हंसने लगे। वहीं पर वे योंग अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा कि इंपीरियल सिटी में आपको ड्यूक्वी नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर आपने किन्मो की सेक्ट को ज्वाइन किया तो आपका नाम होगा हेवनली किंग वेई, जो सुनने में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगता। जिसके बाद वो किन्मो से कहता है, मेरे भाई मैं भी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे लिए भी कोई सुटेबल पोजीशन दे दो। जो सुनते साथ ही ड्यूक वेई ने सीधे जाकर वे योंग का मुंह दबोच लिया। मगर फिर ड्यूक वेई ने जैसे इधर उधर नजरें घुमाई सभी लोग उन्हें गुस्से में घूर रहे थे। जिसके बाद वो किन्मो से कहते हैं कि भला मैं इतनी जुर्रत कैसे करूँगा, एक हेवनली किंग बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन होती, मैं तो उस रोल को बिल्कुल भी अदा नहीं कर पाऊंगा। खैर, अगर मुझ पर जिम्मेदारी कम सौंपी जाए तो हो सकता है मैं इस किंग के रोल को संभाल पाऊँ। तो किन्मो फटाफट से उन्हें हेवनली किंग वेई नाम से ग्रीट करता है। वहीं पर हेवनली डीमन सेक्ट के सभी कल्टीवेटर्स अपने नए हेवनली किंग को सलाम ठोक रहे थे। वेल, यहाँ पर ड्यूक वेई को जबरदस्ती हेवनली किंग बनाया गया ताकि किन्मो ने जो नांदाव सेक्ट का सत्यानाश किया था वो खबर एम्परर तक पहुँचनी न पाए। अगर ये खबर पहुँच गई तो ड्यूक वेई भी फंस जाएंगे, इसलिए ड्यूक वेई को तो ना चाहते हुए भी अपना मुंह बंद रखना होगा। उन्हें तो वे योंग पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कह रहे थे कि इस मोटे ने तो मुझे बुरी तरह से फंसा दिया। अगर ये बेवकूफ किन्मो को आवाज नहीं लगाता तो हम भी इनके हाथ नहीं लगने वाले थे। अब सीन शिफ्ट होकर हम क्राउन प्रिंस लिंग यूशिन को देख पाते हैं। वो तो काफी ज्यादा हैरान था कि बस एक ही रात में नांदाव सेक्ट पूरी तरह से वैनिश हो गया। उनका तो एक ब्लड ट्रेस भी सिटी में नहीं मिला। पता नहीं वो पावरफुल बंदा कौन है जिसने पूरे एक फैक्शन का सफाया करके भी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। कहीं ये हेवनली डीमन सेक्ट का काम तो नहीं है, हमने उनके हेवनली किंग्स को मार दिया था तो हो सकता है कि वो लोग हमसे बदला ले रहे। और उतने में एक सर्वेंट वहाँ पर पहुँच गया। वो क्राउन प्रिंस को बता रहा था कि नांदाव सेक्ट के वैनिश होने से एम्परर काफी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने अपने कई सारे लोग इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने भेज दिए, मगर उन लोगों को कोई सुराग नहीं मिला। तो अब एम्परर का मानना है कि ये अटैक किया था लियोलान गोल्डन पैलेस ने। उन्होंने नांदाव सेक्ट का सफाया करके सभी लाशों को गायब करवा दिया। तो अब एम्परर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद ही अपनी कई सारी फौजी बारबेरियन नेशन में भेजने वाले हैं ताकि नांदाव सेक्ट को जस्टिस मिल पाए। जिस पर क्राउन प्रिंस गुस्से में कहने लगा कि इतने सारे लोग मारे गए मगर खून का एक कतरा भी नहीं मिला। मुझे तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता। मेरे ख्याल से फादर एम्परर खुद होकर इस मसले को रफा दफा करना चाहते। उन्हें अच्छे से पता है कि ये अटैक किसने किया था। सिर्फ हेवनली डीमन सेक्ट के पास ही ऐसी भयानक पावर्स हैं। वो सभी कल्टीवेटर्स डार्क फोर्सेस के पावर हाउसेस हैं और इसीलिए तो उन्होंने इतना सारा खून खराबा किया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। हाल ही में उन्होंने अपने 2 हेवनली किंग्स को खो दिया था तो उनका बदला लेना जाहिर सी बात थी और अब वो लोग मेरे भी पीछे आएंगे। मगर मैं सन नांदाव जैसा बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं। जल्दी से ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट को मेरा पैगाम भेजो, उन्हें बताओ कि मैं मास्टर रुलाई से मिलना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही वो बंदा वहाँ से गायब हो गया। वही यहाँ पर क्राउन प्रिंस यूशिन कहने लगा कि सन नांदाव का ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के साथ पुराना कनेक्शन था। भले ही सन नांदाव मारा गया लेकिन मैं इस रिश्ते को बिगड़ने नहीं दूंगा। वैसे भी सन नांदाव मास्टर रुलाई का अच्छा दोस्त था तो मास्टर रुलाई जरूर से उसकी मौत का बदला लेगा। और उतने में एक और सर्वेंट क्राउन प्रिंस को बताने लगा कि ये हेवनली डीमन से 3 मेजर फैक्शंस में से एक है। पता नहीं ये एल्डर रुलाई हमारा साथ देगा या नहीं, हो सकता है कि वो पीछे हट जाए। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि वैसे भी ये थंडर साउंड सेक्ट हेवनली डीमन सेक्ट का कट्टर दुश्मन है और वैसे भी दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो अगर हमने ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के साथ अलायंस फॉर्म कर ली तो हम बड़ी आसानी के साथ इस हेवनली डीमन सेक्ट का नामो निशान मिटा सकते। खैर ये सारे मसले होते ही नहीं अगर मेरा बाप यानी कि इस यांगकांग का एम्परर उस इंपीरियल एडवाइजर का साथ देता। अगर यांगकांग के एम्परर ने उस इंपीरियल एडवाइजर को ही यांगकांग से निकाल दिया तो ये सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो सेक्ट्स हमारे दुश्मन है वो सब के सब हमारे दोस्त बनेंगे। मगर ये तभी हो सकता है जब एम्परर को अकल आ जाए, फिर तो ये सारे टाओइस्ट सेक्ट हमारे दोस्त बन जाएंगे।
और वो अपने एम्परर से कभी नफरत नहीं कर सकते। वेल ये सारी बातें सुनकर वो सर्वेंट काफी ज्यादा पैनिक हो गया। क्राउन प्रिंस बता रहा था कि मेरे फादर के बहुत बड़े एम्बिशंस हैं, साथ ही वो रिमार्केबल एबिलिटीज को भी पजेस करते, मगर वो उस इंपीरियल एडवाइजर की बातों में इतना खो गए कि उन्होंने अपना दिमाग चलाना ही बंद कर दिया। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी बंदे पर भरोसा करते और इसी ट्रस्ट का फायदा उठाते हुए उस इंपीरियल एडवाइजर ने लगभग हमारे आधे कोर्ट को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। अब वो दिन दूर नहीं जब एडवाइजर तख्ता पलट करके खुद ही यहाँ का एम्परर बनेगा और उसी दिन हमारी लिंग डायनेस्टी की मौत हो जाएगी। और इसी वजह से इंपीरियल एडवाइजर पर लगाम कसना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से उसे खत्म करना ही बेहतर होगा। अब ये सुनते साथ ही वो सर्वेंट तो सीधे पैनिक होकर नीचे गिर गया, क्योंकि एडवाइजर और एम्परर के खिलाफ ऐसी साजिशें रचना बगावत थी। क्राउन प्रिंस उसे बताता है कि मेरे 8वें ग्रेट अंकल ने एम्परर से बात की थी। उन्होंने बताया कि एडवाइजर को हटाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फादर एम्परर ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने तो ब्लाइंडली उस एडवाइजर पर ही ट्रस्ट किया और इसी वजह से मेरे 8वें अंकल ने इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ बगावत कर दी, जिसमें उन्हें खुद ही मरना पड़ा। ये सब होता ही नहीं अगर फादर एम्परर उसकी बात मान जाते। खैर मैं भी खामोश रहकर लिंग फैमिली की तबाही को नहीं देख सकता। जो काम मेरे अंकल नहीं कर पाए उसे मैं पूरा करूंगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा बाप हमारी लिंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। भले ही मैं रॉयल फैमिली का नाजायज बेटा हूँ, लेकिन लिंग फैमिली के साथ मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ। खैर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे भाई बहन उस इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। मेरे ख्याल से मेरे बाप जैसा उनका भी दिमाग अब काम करना बंद कर चुका। उन्हें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि हमारी लिंग फैमिली तबाही के कगार पर है। और इतना कहते साथ ही क्राउन प्रिंस ने उस सर्वेंट के सिर पर हाथ रख दिया और फिर उसने अपने फादर एम्परर का सारा गुस्सा उस सर्वेंट पर निकाल दिया, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वेल यहाँ पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि मैं मेरी लिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं खुद यांग कांग का एम्परर बनूं। आई मस्ट बिकम द एम्परर। में हम देख पाते हैं कि किन्मो और हुलिंग स्नोबॉल से खेल रहे हैं और उतने में प्रिंसेस यूजी की वहाँ पर एंट्री हो गई। उसने तो आते साथ ही इन दोनों पर अपने स्नोबॉल से अटैक करना शुरू कर दिए थे। वो किन्मो से कहती है कि न्यू ईयर आने वाला है और कई सारे कल्टीवेटर्स अपने होम टाउन जा रहे ताकि वो अपनों के साथ सेलिब्रेट कर पाए। साथ ही उसने मजे मजे में अपने 9 ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए किन्मो पर कई सारे आइस बॉल से हमले कर दिए। किन्मो से बता रहा था कि हाँ मैं भी अपने घर जाने वाला हूँ। मैंने भी अपनी ग्रैनी से और ग्रैंड पास से वादा किया था कि मैं नए साल पर घर जरूर आऊंगा। और फिर किन्मो ने भी अपनी हेवनली हैंड जेन मास्टर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूजी पर कई सारे आइस बॉल से अटैक कर दिया, मगर प्रिंसेस यूजी तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, जिसके चलते वो किन्मो के बर्फ के नीचे पूरी तरह से दब जाती है। सो किन्मो ने फटाफट से जाकर यूजी को बर्फ से बाहर निकाल लिया, मगर उसने तो बाहर आते साथ ही किन्मो से सवाल पूछा कि क्या वाकई तुम यहाँ से जाने वाले हो। यहाँ पर किन्मो ने देखा कि प्रिंसेस यूजी काफी ज्यादा मायूस है, तो बड़े ही प्यार से यूजी की बालों पर लगा हुआ बर्फ हटाने लगा। वेल यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक रोमांटिक मोमेंट बनने ही वाला था कि तभी होलिंग ने बीच में आकर इन्हें अलग कर दिया। वो कह रही थी यंग मास्टर जरा अपनी फीलिंग्स पर काबू रखो, देखो तो आपसे कोई मिलने आया है। तभी किन्मो ने देखा कि इंपीरियल एडवाइजर का एक सर्वेंट वहाँ पर पहुँच चुका। वो किन्मो को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर ने मुझे यहाँ भेजा। पिछली बार आपने जो उन्हें उधार पैसे दिए थे वो मैं वापिस लौटाने आया हूँ। जिस पर किन्मो कहता है कि शायद इस बार इंपीरियल एडवाइजर ने हमारे एम्परर के तोहफे को एक्सेप्ट किया, इसीलिए तो वो इतनी जल्दी उधारी चुका पा रहे। जिस पर वो बंदा कह रहा था हाँ इस बार उन्होंने एम्परर से मना नहीं किया। वो बंदा बता रहा था कि इस बार हमारे एम्परर ने उन्हें 10,000 गोल्ड टेल्स और साथ ही एक शादी का रिश्ता भी दिया। इनफैक्ट हमारे मैजेस्टी ने तो लगभग 100 लड़कियों की तस्वीरें उनके रूम पर भेज दी थी ताकि वो उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर पाए। उन लड़कियों के कलेक्शन में न जाने कितनी सारी प्रिंसेस थी और बला की खूबसूरत लड़कियां भी, मगर हमारे एडवाइजर ने तो उन सभी को मना कर दिया क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी एक दूसरी लड़की पसंद थी जो कि हमारे सिल्क डिपार्टमेंट की कमिश्नर हैं। हमारे एडवाइजर ने तुरंत ही उसके सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर की और अगले ही दिन उन दोनों ने शादी कर ली और अब तो दोनों हनीमून ब्रेक लेकर सीधे माउंटेन पर घूमने चले गए। वेल यहाँ पर किन्मो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर इंपीरियल एडवाइजर को कौन सी लड़की पसंद थी। तभी प्रिंसेस यूजी उससे कहते कि क्यों ना तुम थोड़ा सा गेस करो, मैं तुम्हें एक क्लू देती हूँ। एक बार तुमने डाजियांग काउंटी में उसकी जान बचाई थी, साथ ही साथ वो मेरी भी काफी अच्छी दोस्त है। जो सुनते साथ ही किन्मो को तुरंत ही याद आ गया कि यहाँ पर तो सानियान की बात हो रही है। जब किन्मो यांगकांग में आने की कोशिश कर रहा था उसी वक्त उसने सानियान की जान बचाई थी। वो काफी ज्यादा अमेज होते हुए कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सानियान ही हमारे एडवाइजर की बीवी बन गई। और यहाँ पर किन्मो जितना ज्यादा हैरान था यूजी
उतनी ही ज्यादा खुश थी। वो बताती है कि सानियांग हमेशा ही इंपीरियल एडवाइजर को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। एडवाइजर की हर एक खूबी को उसने एडमायर किया और जब उसे पता चला था कि इंपीरियल एडवाइजर बुरी तरह से घायल है, तब उसने खुद की परवाह किए बिना ही वो सीधे ग्रेट डाचू की तरफ रवाना हो गई ताकि वो उनके लिए रेयर हर्ब्स ढूंढ कर ला पाए। उसे कुछ भी करके एडवाइजर को हील करना था। मैंने तो तभी समझ जाना चाहिए था कि इन दोनों की कुछ तो कहानी है, लेकिन ये बात कभी मेरे दिमाग में ही नहीं आई। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि अब वो दोनों एक साथ है। मेरे ख्याल से उनकी तकदीर में ही एक दूसरे का साथ लिखा हुआ था। मगर किन्मो को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था। वो सोचता है कि लगभग 10 दिनों से कंटिन्यूअस बर्फ गिरती जा रही, हमें तो कई दिनों से सूरज की एक हल्की सी किरण भी नजर नहीं आई। मगर ऐसे भयानक मौसम में ही एडवाइजर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से बाहर चले गए। मैंने आज तक कभी भी इतनी स्नोफॉल के बारे में नहीं सुना था। मौसम के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब हमें एक फ्लाइंग कैरेज दिखाई जाती है जो कि किन्मो की दोस्त लियांग की थी। उसके बंदे उससे कहने लगे कि बॉस, यहाँ पर भी स्नोफॉल हो रहा, जबकि मैंने तो आज तक नहीं सुना था कि इस काउंटी में भी बर्फ होती है। जिस पर लियांग कह रहा था कि हाँ, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि आखिर इस शहर में स्नोफॉल क्यों हो रहा। ये जगह तो अपने गर्म वेदर के लिए फेमस थी, यहाँ पर तो स्नो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। चलो फटाफट से कैरेज की स्पीड बढ़ाओ, मैं आगे तक का इलाका चेक करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यांगकांग में भी बेल बजने लगी। ऐसी बेल तभी रिंग की जाती थी जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, इसलिए सभी लोग यांगकांग के मेन स्क्वायर में पहुंच गए, जहाँ पर एक बंदा उन्हें एम्परर का हुक्म सुना रहा था। वो बंदा सबको बताने लगा कि यहाँ पर 10 दिनों से लगातार बर्फ गिर रही, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर मानी जा रही है। इसलिए हमारे एम्परर ने एक इमरजेंसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। 5वीं रैंकिंग और उसके ऊपर वाले सभी लोग अभी के अभी कोर्ट में रिपोर्ट करेंगे और जो भी बंदा कोर्ट में आने से फेल हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बड़े ओहदे वाला कोई ऑफिशियल ही क्यों ना हो, उसे पनिशमेंट से बचाया नहीं जाएगा। अब इस खबर को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। साथ ही मैसेंजर सभी ऑफिशियल लॉर्ड से कहने लगा कि जल्दी से कोर्ट में चले जाएं, बिल्कुल भी डिले मत करना। तो ये सभी लोग फटाफट से कोर्ट की तरफ रवाना हो गए। इधर फ्लाइंग कैरेज वाला लियांग काफी दूर पहुंच चुका था, मगर उसने देखा कि हर जगह बस बर्फ है, इसलिए वो बंदा अपने हेवनली विजन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो काफी दूर तक देख सकता था। उसकी नजरें जहाँ तक पहुँच पा रही थी, उसने वहाँ तक अपनी सेंस को स्ट्रेच किया। कई 100 मीलों तक उसे बस बर्फ ही बर्फ नजर आई। कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर बर्फ ना गिरी हो। और यही सारी चीजें देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि ये वाली काउंटी हमारी यांगकांग की कैपिटल से लगभग 10,000 मील दूर होगी। हमने इतना लंबा सफर तय किया, मगर अभी तक हमें सूरज की एक रोशनी नजर नहीं आई। हर तरफ बस स्नो है। ऐसा लगता है कि यांगकांग ने मानो बर्फ की चादर ओढ़ ली। यहाँ पर एक ही बस विशाल डार्क क्लाउड है और इसी क्लाउड ने हजारों मीलों तक स्ट्रेच होकर पूरे यांगकांग को अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे कुछ तो रीजन जरूर होगा, ये कुदरती तो नहीं हो सकता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ग्रेट थंडर साउंड स्कूल का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्फ का कोई नामो निशान नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर तो काफी अच्छी धूप खिली हुई थी। और अब हमें ग्रेट थंडर साउंड स्कूल के मास्टर रोलाई की आवाज आती है। वो कह रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट ने बुराई की सारी हदों को पार कर दिया। वो सेक्ट तो ऑलरेडी इवल चीजों का पिटारा था और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे उनके कर्मों का घड़ा भर गया। साथ ही यांगकांग ने जबरदस्ती इस दुनिया को बदलने की कोशिश की, यहाँ के हजारों सालों पुराने नियमों को अपने पांव तले कुचल दिया। मगर वो लोग ये भूल गए कि हेवन कभी खामोश नहीं रहता। जो भी चीज हेवन को चैलेंज करेगी, हेवन उसे एलिमिनेट कर देगा। और इस बार तो यांगकांग ने हेवन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मुझे तो पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन यांगकांग को सजा जरूर मिलेगी। डिवाइन पनिशमेंट अब आ रही है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें यांगकांग के इंपीरियल कोर्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर हद से ज्यादा सन्नाटा था। कई सारे ऑफिशियल्स मौजूद हैं, मगर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सभी लोग किसी के इंतजार में हैं। और उतने में एम्परर यानफेंग इन लोगों से पूछने लगे कि बताओ इंपीरियल एडवाइजर कब आने वाले हैं। तो वहाँ मौजूद सर्वेंट तुरंत ही एम्परर को बताने लगा कि हमारे इंपीरियल एडवाइजर ने रिक्वेस्ट की थी कि वो इस बार अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलने जाएंगे। तो वो लोग ऑलरेडी यांगकांग की कैपिटल के बाहर जा चुके हैं। फिलहाल वो कहाँ पर है हम इसका पता भी नहीं लगा पाए। यहाँ पर किन्मो सोचने लगा कि क्राउन प्रिंस ने भी तो इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया
लिया। तो एम्परर ने उसके बारे में अभी तक क्यों नहीं पूछा? वैसे क्राउन प्रिंस और इंपीरियल एडवाइजर का एक ही वक्त में यहाँ से गायब हो जाना काफी ज्यादा अलग है। ये कोई सोची समझी साजिश होगी या फिर होगा कोई इत्तेफाक। और उतने में एम्परर बताने लगे कि यांगकांग के किसी भी बंदे ने 10 दिनों में सूरज का मुंह नहीं देखा। हमारी जमीन पर सूरज की एक किरण भी नहीं पड़ी। इनफैक्ट मुझे हमारी कंट्री के अलग अलग इलाकों से खबरें मिली हैं। उन्होंने भी इसी स्नोफॉल की शिकायत लगाई। ईस्टर्न रीजन के सनराइज आइलैंड से लेकर वेस्टर्न रीजन के मीशुई पास तक बस बर्फ ही बर्फ है। 1 इंच भी ऐसी जमीन नहीं मिली जहाँ पर बर्फ ना गिरी हो। बस एक ही विशालकाय बादल ने पूरी की पूरी यांगकांग को स्वैलो कर लिया। क्या तुम में से कोई भी मुझे बता सकता है कि इसका पॉसिबल रीजन क्या होगा? और उतने में कोर्ट का एक ऑफिशियल सामने आकर एम्परर को ग्रेट करने लगा। वो कह रहा था कि साउथ में मौजूद जितनी भी खेती थी वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो गई। मुसलसल होने वाली बर्फबारी की वजह से हमारी सारी फसलें सड़ चुकी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल कोई फसल नहीं उगेगी। साथ ही इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कई सारे फार्मर्स जंगलों को काट रहे हैं ताकि वो आग जलाकर खुद की बॉडी को फ्रीज होने से बचा पाए। बस 2-4 दिनों में ही कई सारे जंगल साफ हो गए। अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो नेचुरल डिजास्टर की कतार लग जाएगी। कभी सूखा पड़ेगा तो कभी बाढ़ आएगी और ये सब मैन मेड डिजास्टर होगा। हम इंसान ही हमारी दुनिया को उजाड़ देंगे। फिलहाल तो उनके पास थोड़ा सा अनाज है, लेकिन जैसे ये खाना खत्म हो जाए वो लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। वहीं पर एक और जनरल सामने आकर बताने लगा कि वॉर की वजह से तो साउथ में ऑलरेडी खाने की कमी थी। वो इलाका तो ऑलरेडी तबाही की कगार पर है और अगर साउथ जैसे हमारा नॉर्दर्न इलाका भी बंजर रहा तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हमें फिर मजबूर होकर नोबल फैमिलीज के रिसोर्सेज पर कब्जा करना पड़ेगा। आपने कई सारी मुसीबतों का सामना करके फाइनली यांगकांग में शांति प्रस्तापित की थी, मगर कुछ ही दिनों में ये शांति बर्बाद होकर यहाँ पर केओस मचेगा। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। अगर हम इस बादल को जैसे तैसे हटा पाए तो हो सकता है दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और अगर हम उस बादल को हटाने में नाकाम रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस पर एम्परर जवाब देते हुए कहने लगे कि एक बार फिर से रेबिलियन शुरू हो जाएगी और इस बार तो हम रेबिलियन को कुचलने की सिचुएशन में भी नहीं है। सिर्फ इस एक विशालकाय बादल ने यांगकांग को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर ये कुछ महीनों तक और रहा तो यांगकांग पूरी तरह से बिखर जाएगा। हमारी कई सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वेल यहाँ पर एम्परर यानफेंग काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके दरबार से कोई बंदा उन्हें अच्छी सी सलाह दे ताकि वो इस डिजास्टर को होने से रोक पाए। और तब एक ऑफिशियल सीधे एम्परर के सामने जाकर बताने लगा कि हेवन का इस दुनिया को चलाने का अपना खुद का एक तरीका है। हेवन ने एक नेचुरल ऑर्डर एस्टेब्लिश की थी और हम हजारों सालों से उसी को फॉलो करते आ रहे। लेकिन फिर हमारे इंपीरियल एडवाइजर ने रिफॉर्मेशन के काम शुरू करके हेवन के ऑर्डर को नाकाम किया। हेवन ने लिखे गए नियमों को दोबारा से लिखा गया और उन्होंने ऐसा करके हेवन को काफी ज्यादा भड़का दिया है। अब हेवन अपना कहर बरसा रहा और इसमें एडवाइजर नहीं बल्कि बाकी के कॉमन लोग सफर कर रहे हैं। वेल ये बंदा बिंदास्त होकर इंपीरियल एडवाइजर पर उंगली उठा रहा था और ये बात एम्परर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्होंने तो सीधे अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से इसे बाहर ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो। एम्परर की इस ऑर्डर को सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। एम्परर कह रहे थे कि हमारी दुनिया पर कयामत की तलवार टंगी पड़ी है और ऐसी सिचुएशन में ये बंदा डर का माहौल बना रहा। ऐसे माहौल में इसने इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ लोगों के दिल में जहर घोलने की कोशिश की। यहाँ पर वो बंदा अपना सिर पटक कर एम्परर से माफी मांग रहा था, मगर उस पर कोई रहम दिखाया नहीं गया। एम्परर बता रहे थे कि यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर ने जितने भी बदलाव किए वो सब मेरी ऑर्डर को ही फॉलो करके किए, तो तुम उसका सारा ब्लेम बस एडवाइजर पर नहीं डाल सकते। अगर हेवन को गुस्सा आया है तो वो हम सब पर आया है, ना कि सिर्फ इंपीरियल एडवाइजर पर। अब इस दरबार में एडवाइजर के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलेगा। अगर किसी ने ऐसी जुर्रत दिखाई तो उसकी भी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और उतने में किन्मो एम्परर से बात करने चला गया। ओके योर मैजेस्टी, सारे मसले की जड़ है वो बड़ा सा क्लाउड, तो क्यों ना हम उसे वैनिश कर दे। तो एम्परर उससे पूछने लगे कि बताओ फिर हम उस क्लाउड को कैसे हटाएं। अगर तुम ये सुझाव दे रहे हो तो तुम्हारे पास इसकी तरकीब भी होनी चाहिए। तो किन्मो ने जवाब देते हुए बताने लगा कि ये काफी ज्यादा सिंपल है। हमें स्पिरिट वेसल को रिफाइन करके उन्हें गोल्ड जैसे ट्रेजर में बदलना होगा, मगर ये गोल्ड वाइन गोल्ड जैसे छोटे छोटे नहीं बल्कि साइज में काफी ज्यादा बड़े होने चाहिए और साथ ही साथ काफी ज्यादा मजबूत भी। फिर हम उन गोल्ड में इस क्लाउड की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो गाइस, अगर किन्मो के सजेशंस की बात की जाए तो सिंपल भाषा में ये था कि वो कुछ बर्तन बनाना चाहता है जिसमें वो उस बड़े से बादल को भरकर कैद कर सके। और तब एक ऑफिशियल किन्मो से कहने लगा कि हमारे यांगकांग किंगडम में
में तो बस 1 मिलियन तक ही स्पिरिट वेसल्स होंगी। उन सभी स्पिरिट वेसल्स को रिफाइन करने के बाद भी हमारे पास ज्यादा गोल्ड नहीं होंगे। हम तो बस किसी एक इलाके पर मौजूद बादल को ही हटा सकते हैं। मगर किन्मो के पास इसका भी एक और तरीका था। वो एम्परर से कहने लगा कि छठी रल्म वाले हर एक कल्टीवेटर को समन कीजिए। उन कल्टीवेटर्स की पावर का इस्तेमाल करके हम क्लाउड्स को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं और जिस वक्त अकाल पड़ेगा तब हम इन्हीं स्टोर किए हुए बादलों को रिलीज करके बारिश ला सकते। अगर हमारी किसी दुश्मन नेशन के साथ जंग हुई तो हमारे पास ऐसी एबिलिटीज होंगी कि हम खुद ही मौसम को मैनिपुलेट कर पाएंगे। हम उन पर बाढ़ से हमला कर सकते या फिर स्नोफॉल करके उन्हें भी हरा सकते। भले ये बादल हमारे लिए कयामत है, लेकिन हम इसका सही से इस्तेमाल करके इसे एक ब्लेसिंग में बदल सकते। जो सुनकर एम्परर कहने लगे कि तुम तो आसमान को ही हमारा वेपन बनाना चाहते हो। वाह, क्या ही शानदार आइडिया है, ब्रिलियंट। बस यहाँ पर एक ही मसला होगा, तुमने कल्टीवेटर्स को समन करने के लिए बोला है, मगर जो फ्री कल्टीवेटर्स है वो हमारे कोड को जवाब नहीं देते। ऐसे लोग बस खुद की ही मर्जी के मालिक होते, उन्हें किसी का हुक्म मानना पसंद नहीं, इसलिए तो उन्हें फ्री कल्टीवेटर कहा जाता। जिस पर किन्मो कह रहा था कि फिर तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि वो लोग आपकी मदद करने के लिए खुद पहुँच जाएं। फिलहाल आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। आप खुद होकर कल्टीवेटर्स को लीड कीजिए। हमें छोटे इलाके से इस क्लाउड को हटाकर वहाँ गिरने वाली बर्फ को रोकना पड़ेगा, जिसके बाद आप कुछ कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर जमीन पर पड़ी हुई बर्फ को मेल्ट करोगे और दोबारा से खेती की शुरुआत की जाएगी। अगर आप खुद मैदान पर उतरोगे तो कल्टीवेटर्स भी आपकी मदद करने पहुंच जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमारे बादशाह इतनी मेहनत कर रहे हैं इस दुनिया को बचाने के लिए, तो हम पीछे कैसे हटेंगे। और इसी तरह से उनके दिलों में यूनिटी का भाव पैदा होकर ये मसला मिलजुल कर हल किया जाएगा। इसे ही कहा जाता है द वे ऑफ सेंट। हमारी ये टीचिंग द वे ऑफ सेंट आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब ये सारी बातें सुनते साथ ही एक ऑफिशियल सामने आकर एम्परर से कहने लगा कि सीनियर किन्मो की बात मत सुनिए। ये बंदा अपनी हेवनली डीमन सेक्ट की सोच को यहाँ पर फैलाना चाहता है। ये बंदा तो इस मुश्किल घड़ी में खुद का फायदा करना चाहता। इस तरह से ये अपने हेवनली डीमन सेक्ट को फेमस कर देगा। धीरे धीरे करके ये बंदा हमारे कोर्ट के सभी बंदों को अपनी सेक्ट का हिस्सा बना देगा और फिर वो दिन दूर नहीं जब यांगकांग नेशन पर आपका नहीं बल्कि हेवनली डीमन सेक्ट का राज होगा। ये बंदा एक गद्दार है तो इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। यांगकांग नेशन की बुनियाद को बरकरार रखने के लिए इसका सिर काटना पड़ेगा। अब ये सुनकर कोर्ट के लोग आपस में ही बातें करने लगे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ वाकई ये किन्मो गद्दार है, इसलिए तो ये अपने हेवनली डीमन सेक्ट की सोच को यहाँ पर स्प्रेड करना चाहता। मगर किन्मो के मास्टर बाशान को उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहने लगे कि तुम लोग हमेशा किन्मो के खिलाफ कोई न कोई प्लानिंग बनाते रहते। इस बार किन्मो हमारी मदद करना चाहता, मगर तुम लोग तो उसने दिए हुए रेजोल्यूशन पर भी सवाल उठा रहे। तुम लोग तो बस एक ही चीज में माहिर हो, किसी पर भी गद्दार का इल्जाम लगाकर उसे एग्जीक्यूट करवाना। जिस पर बंदा कहने लगा कि मैंने यहाँ पर कोई गलत बात नहीं की थी। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि किन्मो हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर है और इसकी डिमोनिक सोच ने तो अब सीनियर बाशान को भी अपने कब्जे में कर लिया। वो भी किन्मो की ही बोली बोल रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये किन्मो पूरे कोर्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारा किंगडम खतरे में है तो प्लीज इसे एग्जीक्यूट करवा दीजिए। जो सुनते साथ ही एम्परर यानफिंग उससे कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटा रहा हूँ। हमारे काउंसिलर किन्मो ने बस इस दुनिया को बचाने की कोशिश की, वो यांगकांग को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। उन्होंने दिया हुआ हर एक सुझाव यांगकांग के लिए उम्मीद है और तुम हो कि तुमने उसी पर कीचड़ उछाला। अब तुम में से जो भी किन्मो के खिलाफ आवाज उठाएगा मैं उसका सिर कलम कर दूंगा। मुझे यहाँ पर काबिल लोगों की जरूरत है, न कि ऐसे लोगों की जो बस दूसरों पर निशाना साधना चाहते। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम जनरल को हुक्म दिया कि जल्दी से इस तबाही की जड़ को खोज कीजिए, पता करो कि ये क्लाउड यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ। साथ ही उन्होंने अपने 3 डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि अब रिलीफ के काम में मेरी मदद करो। तभी किन्मो आगे बढ़ते हुए एम्परर से कहने लगा कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इस काम में मदद करेंगे। अगर आप चाहो तो मैं उनकी लिस्ट आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मगर एम्परर यानफिंग का किन्मो पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने लिस्ट को देखे बिना ही उसे अप्रूव कर दिया। यहाँ पर ड्यूक वेई दिल ही दिल में सोचने लगे कि इंपीरियल एडवाइजर फिलहाल मौजूद नहीं है, तो किन्मो इसी का फायदा उठाकर अपने हेवनली डीमन सेक्ट के कुछ लोगों को यहाँ पर लाना चाहता। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं किन्मो के खिलाफ सोच नहीं सकता। कुछ दिनों पहले ही तो मुझे हेवनली डीमन सेक्ट का हेवनली किंग बना दिया था, वो भी जबरदस्ती। अगर इंपीरियल एडवाइजर जल्दी से वापस नहीं आए तो ये किन्मो हमारे एम्परर को भी हेवनली डीमन सेक्ट का हिस्सा बना देगा। हो सकता है कि उन्हें भी हेवनली किंग पोजीशन से नवाजा जाए। ये बच्चा काफी
काफी ज्यादा शातिर है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें डाओइस्ट सेक्ट का एक पिक दिखाया गया, जहाँ पर डाओइस्ट मास्टर अपने डिसाइपल लिन शुआन को बता रहे थे कि यांगकांग का एम्परर एक नंबर का बेवकूफ है। वो अनजाने में ही किन्मो के हेवनली डीमन सेक्ट की विचारधारा को फॉलो कर रहा। उसे इस बात की कोई कल्पना ही नहीं कि आगे चलकर किन्मो ही यांगकांग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इन्होंने जितने भी बदलाव किए हैं वो सब के सब फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिन शुआन अपने मास्टर की बातें समझ नहीं पा रहा था, तो मास्टर उसे समझाने लगे कि डाओ हमेशा नेचर को फॉलो करता। हम डाओइस्ट पाथ के लोग मैथमेटिक्स और प्रिंसिपल का यूज करके इस नेचुरल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया किस तरह से काम करती इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक नेचुरल ऑर्डर एस्टेब्लिश है, कोई इसे अल्टर नहीं कर सकता। फूलों का खिलना तय है, पतझड़ का आना तय है। समाज में हर एक लोग इक्वल नहीं हो सकते, वहाँ पर अमीरी और गरीबी का बैलेंस बना रहना चाहिए। मगर किन्मो का हेवनली डीमन सेक्ट अपनी डिजायर्स में इतना ज्यादा अंधा हो गया कि वो इस दुनिया में बदलाव लाना चाहता। उनका द वे ऑफ सेंट यही बताता है कि इस दुनिया में हर एक बंदा इक्वल है, और अपने इसी मंसूबे से उन्होंने नेचुरल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर लिन शुआन कह रहा था कि मेरे ख्याल से हेवनली डीमन सेक्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो तो बस हर एक को इक्वल अधिकार देना चाहते, मगर फिर भी उनके अच्छे काम के लिए क्या हेवन उन्हें पनिश करेगा? जिस पर मास्टर कहते हैं कि हेवनली डीमन सेक्ट की कुछ सोच ऐसी है जिसे मैं भी पसंद करता हूँ, मगर कुछ बातें सही होने से पूरी विचारधारा सही नहीं होती। डिवाइन हमेशा नेचर से ही इमर्ज होता, और ये लोग तो ग्रेट डाओ को ही रिफॉर्म करना चाहते। नेचर के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना यानी कि डिवाइन के खिलाफ जाना। तो अब बताओ, उनकी सोच डिमोनिक नहीं है तो और क्या है? भले ही वो लोग खुद को होली सेक्ट मानते, मगर असल में वो एक डिमोनिक सेक्ट है। इंपीरियल एडवाइजर तो कई सालों पहले इस हेवनली डीमन सेक्ट की सोच से अफेक्ट हो गया। वो पैट्रियार्क की बातों से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसने रिफॉर्मेशन करना शुरू कर दी, और इसी वजह से यांगकांग की बर्बादी होना निश्चित है। पहले भी इस दुनिया में कई दफा कैलेमिटीज आई हैं, और मेरे ख्याल से इस बार की कैलेमिटीज का यूज करके हेवन यांगकांग को तबाह कर देगा। बस कुछ ही वक्त में हेवन का ट्रिबुलेशन उन पर डिसेंड होने वाला है। इस हेवनली पनिशमेंट के जिम्मेदार बस दो लोग हैं, एक तो है एम्परर यानफेंग और दूसरा है इंपीरियल एडवाइजर। तो भला उन दोनों के कर्मों की सजा आम लोगों को क्यों मिले? जाओ जाकर अपने डिसाइपल्स को बता दो कि उन्हें यांगकांग के आम लोगों को बचाने के लिए आना पड़ेगा। सो गाइस, अगर देखा जाए तो डाओइस्ट सेक्ट का ये मास्टर भी काफी ज्यादा रहमदिल है। भले इसे यांगकांग के एम्परर और एडवाइजर की सोच पसंद नहीं आती, मगर इसके दिल में नॉर्मल लोगों के लिए रहम था। वो अपने डिसाइपल से कह रहे थे कि इस मुश्किल घड़ी में हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहिए, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। इस कैलामिटी में एक भी मासूम मारा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर वो मास्टर दिल ही दिल में सोच रहे थे कि एम्परर और एडवाइजर को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि इस कैलामिटी का रीजन वो दोनों हैं। हमारे डाओइस्ट सेक्ट ने आज तक इस दुनिया के मसलों में इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं, हमें इस दुनिया में उतरना पड़ेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लिटिल जेड हेवन की सेलेस्टियल realm दिखाई गई। सो गाइस, ये वो दुनिया है जिसे बादलों में एस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पर बस इमॉर्टल्स ही रह सकते। और आज यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर अपनी वाइफ सानियान के साथ पहुँच चुके हैं। वो उसे बता रहे थे कि ये जगह एक मिस्टीरियस सीक्रेट प्लेस मानी जाती, जिसे कि जेन नाम के सेज ने एस्टेब्लिश किया था। उस जेन सेंट ने ऐसा दावा किया था कि लिटिल जेड हेवन में कुछ ऐसा है जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता। जो सुनते साथ ही सानियान उनसे पूछने लगी कि हस्बैंड, क्या आप अपनी सोच को बदलना चाहते हो? जिस पर एडवाइजर कोई जवाब नहीं देते, वो तो बस प्लीजेंट वे में स्माइल कर रहे थे। और उतने में लिटिल जेड हेवन का एक इमॉर्टल उनके सामने अपीयर हुआ। वो इन दोनों का स्वागत कर रहे थे। एडवाइजर उन्हें बताने लगे कि मैं यांगकांग का जूनियर यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट देने आया हूँ। जब मैंने साउथ की तरफ बैटल का रुख मोड़ दिया, तब सेंट जेन मेरे रास्ते में आए। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सोच में फासला था, जिसके चलते हमारे दरमियान एक बैटल हुई और सेंट जेन की उसमें मौत हो गई। लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ आने की इजाजत दे दी। जिस पर वो एल्डर कहने लगे कि हमारे लिटिल जेड हेवन में कोई गॉड्स नहीं रहते, बल्कि हम सब इमॉर्टल्स हैं। हम कभी भी इस दुनिया के मसलों में इंटरफेयर नहीं करते। हमारा बस एक ही काम है, यहाँ होने वाली हर एक चीज को रिकॉर्ड करके रखना। हमारे हेवन में जो भी शामिल हुआ उसका दर्जा बस एक इमॉर्टल जैसा होगा। अगर वो बंदा यहाँ से चला गया, फिर हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। उनके मसले उनके हैं, उनके रिवेंज भी उनके हैं। हम किसी में कोई इंटरफेयर नहीं करते। जैसे कि आज आप यहाँ आए हो तो आप हमारी फैमिली बन गए, लेकिन जब आप यहाँ से चले जाओगे तब हमारा आपके साथ भी कोई लेना देना नहीं होगा। जिस पर एडवाइजर कहने लगे कि शायद यही गॉड्स और इमॉर्टल्स के दरमियान का सबसे बड़ा फासला
फैसला है, जिस पर एल्डर कहने लगे कि इमॉर्टल बस एक इंसान है और गॉड तो है एक डिवाइन। तो एडवाइजर कहते हैं कि यानी कि एक इंसान गॉड नहीं बन सकता, इसलिए वो बनेगा एक इमॉर्टल। तभी वो मास्टर उनसे पूछने लगा कि एडवाइजर, क्या आप कभी डिवाइन ब्रिज पर गए हो? क्या आपको वहाँ पर डिवाइन हाउस नजर आया? जिस पर एडवाइजर कहने लगे कि वो डिवाइन ब्रिज ब्रोकन था। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी बंदा गॉड नहीं बन सकता। जिस पर एल्डर कहने लगे कि न जाने कितने ही सारे कल्टिवेटर्स ने उस डिवाइन हाउस को विटनेस किया था, मगर उनका भी यही मानना था कि वो ब्रिज अब ब्रोकन है। सो गाइस, ये ब्रिज ह्यूमैनिटी और गॉड्स को एक साथ कनेक्ट करता था, लेकिन अब इस ब्रिज के डैमेज होने की वजह से कोई भी बंदा गॉड नहीं बन पाएगा। तो एडवाइजर कहते हैं कि कुछ सालों पहले ही मुझे इस बात का पता लगा था और मैं न जाने कब से इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूँ कि आखिर इस ब्रिज को डैमेज क्यों किया गया। आपके इस लिटिल जेड हेवन में हर एक हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखा है और इसी वजह से मैंने आपको विजिट किया। क्या आपके पास इस ब्रिज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? और मुझे ये भी बताइए, क्या इस ब्रिज को रिपेयर किया जा सकता है? जिस पर वो एल्डर कहने लगे, हाँ, इसे रिपेयर किया जा सकता, लेकिन हमारा लिटिल जेड हेवन इसे नहीं कर पाया। हम समझ गए कि हम गॉड्स तो नहीं बन सकते, तो क्यों ना इमॉर्टल्स ही बना जाए। और इसी वजह से हम लोगों ने खुद को इस दुनिया में सिक्योर कर लिया। हम खुद को भले ही इमॉर्टल्स बुलाते होंगे, लेकिन टाइम आने पर हमारी भी मौत हो जाएगी और हम अंडरवर्ल्ड की तरफ डिसेंड हो जाएंगे। मौत ही अंतिम सच्चाई है, कोई इससे बच नहीं सकता। हम इस दुनिया में इसलिए रहते हैं ताकि हमारी जिंदगी के आखिरी कुछ साल शांति से गुजर सके। अगर इस दुनिया की हिस्ट्री की बात की जाए तो हर 500 सालों बाद इस दुनिया में एक बार एक सेंट अपीयर हुआ है। तो हम बस यही देखना चाहते हैं कि इस बार का सेंट क्या वो कारनामा कर दिखाएगा जो पहला कोई भी सेंट नहीं कर पाया। क्या वो सेंट डिवाइन ब्रिज को रिपेयर कर पाएगा? अब ये सीन यही पर कट होकर हमें थंडर साउंड स्कूल का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर यांगकांग के बारे में चर्चा हो रही थी। मास्टर रुलाई बताने लगा कि वो बादल काफी ज्यादा वास्ट है, मगर वो इतना भी विशालकाय नहीं कि यांगकांग को खत्म कर दे। तो मेरे ख्याल से ये बस यांगकांग के लिए हेवन से वार्निंग होगी। हम हजारों सालों से इस दुनिया में जीते आ रहे, हमने पहला भी इस तरह के सेलेस्टियल अटैक को विटनेस किया था। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। तभी रुलाई अपने जूनियर जिंगमिंग को बताते कि सौरो एम्परर के इतिहास को रिवील करो। जो सुनते साथ ही जिंगमिंग ने एक लोटस की मदद से हिस्ट्री को रिवील कर दिया। इसमें बताया गया कि साल 6420 में सौरो एम्परर एक कॉन्टिनेंट का राजा था। उस वक्त हेवन ने 30 दिनों तक इसकी रियासत पर स्नोफॉल किया। एक बड़ा सा बादल फॉर्म हुआ था जिसने कई सौ मीलों तक के इलाके को कवर किया, सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते इस दुनिया पर भुखमरी छा गई। लोग जिंदा रहने के लिए लुटेरे बन गए। जो कमजोर था वो मारा गया और जो ताकतवर था वो जिंदा बचा। उस वक्त सौरो एम्परर ने गॉड्स और ड्रैगन किंग्स को हुक्म दिया कि जल्दी से इस बादल को हटा दो। तो ड्रैगन किंग्स और गॉड्स ने मिलकर उसकी मदद की, मगर बादल के हटते साथ ही आसमान से बड़े बड़े मीटियोर्स की बारिश होना शुरू हो गई। कई सारे वोल्केनोज इरप्ट होने लगे। धरती कई सौ मीलों तक स्प्लिट हो गई। नदियाँ, समंदर पूरी तरह से सूख गए और फिर अगले ही साल सूरज वहां से गायब हो गया। चांद ने भी अपनी रोशनी देने से मना कर दिया और इस तरह से सौरो एम्परर की हुकूमत खत्म हो गई। वो एक डिवाइन किंगडम पर राज करता था, जिसे आज के वक्त में ग्रेट डाचू रुइंस के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, ये था किन्मो का घर और यही रीजन था कि डाचू में अंधेरे का राज है, क्योंकि एक जमाने में डाचू हेवन के कहर को झेल चुका है। रुलाई कह रहा था कि डाचू का जो हाल हुआ है वैसा ही कुछ यांगकांग के साथ भी हो सकता, जो सुनकर एल्डर कहने लगे कि यांगकांग के एम्परर को अभी भी समझना चाहिए कि वो ये सब बंद कर दे, वरना डाचू के बाद यांगकांग ही अगला डाचू बनेगा। रुलाई कहने लगा कि अगर वो अपनी रिफॉर्मेशन को बंद करके एडवाइजर की पोजीशन को उससे छीन ले तो हो सकता है हेवन उसे माफ करेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हेवन के कहर में मासूम लोग मारे जाएंगे। और उतने में एक मॉन्क आकर उसे बताने लगा कि यांगकांग के क्राउन प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए। सो दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पर बगावत की एक और कहानी शुरू हो जाए। ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है।